डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इसके पहले मैं कैनिजारो रिएक्शन की 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसका हेडलाइन है सिंपल कैनिजारो रिएक्शन तथा क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन का यह तीसरा पार्ट है, जिसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। यह एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पार्ट है, जो जेई तथा नीट तथा क्लास 12 तीनों को लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम कैनिजारो रिएक्शन के पहले जो लिखा हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर ये शब्द क्यों आया है, जैसा कि अब कैनिजारो रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि एक एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होता है तथा दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन उस एल्डिहाइड ग्रुप का होता है जिसके पास कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तथा रिडक्शन उस कार्बोनाइल पार्ट का होता है, CHO ग्रुप का होता है, जहां पर कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं होती है। तो आज हम इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल हो और उसमें 2 CHO ग्रुप लगे हुए हों, अथवा एक ही मॉलिक्यूल हो उसमें एक CO तथा एक CHO ग्रुप लगा हुआ हो, लेकिन दोनों कैटेगरी के कंपाउंड्स में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। तो हम इसको इन वर्ड में लिखते हैं, द सिंगल कंपाउंड with 2 CHO groups when heated but without any alpha hydrogen, when heated in presence of concentrated NaOH or KOH undergoes disproportionation reaction in which one CHO group with low electron density at the carbonyl carbon is oxidized to carboxylate ion and other CHO group is reduced. CHO group is reduced. Such disproportionation reaction Such reaction is called intramolecular कैनिजारो रिएक्शन।
इस पैराग्राफ के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की डिफिनीशन भी है और कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल सिंगल है जिसमें 2 CH2 ग्रुप है लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब इन्हें हीट किया जाता है कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में अथवा KOH के प्रेजेंस में, इनका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है जिसमें एक CH2 ग्रुप जहां एक CH2 ग्रुप जिसके कार्बोनाइल कार्बन पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, तथा दूसरा CH2 ग्रुप जहां पर कार्बोनाइल कार्बन पर डिफिशियंसी नहीं होती है वह रिड्यूस हो जाता है, इज रिड्यूस टू अल्कोहल, इज रिड्यूस टू एन अल्कोहल। सच रिएक्शन इज नेम्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो एक कैटेगरी है जिसमें 2 CH2 होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की एक और कैटेगरी है, ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते हैं लेकिन एरोमेटिक कीटोएल्डिहाइड होता है, वह भी इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। तो इसको भी ऐड कर लेना चाहिए। दी एरोमेटिक कीटोएल्डिहाइड such as phenyl glyoxal C6H5CO CHO also undergoes intramolecular कैनिजारो रिएक्शन with concentrated NaOH और KOH when heated। तो 2 कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, एक कैटेगरी में जिसमें 2 CH2 ग्रुप होते हैं, दूसरी कैटेगरी में जिसमें एक CO है और CH2 ग्रुप दोनों हैं लेकिन ये एरोमेटिक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम भी नहीं है। इस तरह के मॉलिक्यूल भी इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स आपको सबमिट करेंगे। पूरा जो कंटेंट है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन का, यही टोटल कंटेंट है जिसको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा ध्यान में ये रखना होगा कि कहाँ के CH2 ग्रुप पर कार्बोनाइल कार्बन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जैसे अगर हम यहाँ कंपाउंड ऐसे CH2 ग्रुप यहाँ लिखें और यहाँ पर एक कोई ग्रुप लगा दें, मान लिया कोई ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड पार्ट से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं होगी। यहाँ तो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है, डिफिशियंसी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बोनाइल कार्बन। तो यह ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, अर्थात यहाँ
स्लाइट निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इसका रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस्ड होगा और ये जो कार्बन होगा ऑक्सीडाइज होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अब का अटैकिंग जो बेस है वो NaOH है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कम्स फ्रॉम NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप ये अटैक करना है, आपको ये देखना है कि अटैक यहाँ पर फास्ट होगा या अटैक यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, किस कार्बन पर होगा अटैक। तो इसका सीधा आंसर है कि यहाँ पर अटैक नहीं होगा और यहाँ पर फास्ट अटैक होगा, फास्ट अटैक फास्ट होगा। तो रिएक्शन OH का यहाँ पर होगा और यहाँ पर नहीं होगा। जब इस OH का अटैक यहाँ पर होगा तो एडक्ट एनाइन बनेगा और इस एडक्ट एनाइन के दोनों जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं पहले भी सिंपल कैनिजारो रिएक्शन की चर्चा करते समय भी इस कॉन्सेप्ट को मैं बता चुका हूँ। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिस CHO पार्ट पर वो ऑक्सीडाइज होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वह पार्ट CHO का रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा, ऑक्सीडाइज होकर ऑक्जेलेट कार्बोक्जिलेट आयन बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसके थियरी का यही कॉन्सेप्ट है। हम एग्जाम्पल अब देंगे आपको, एग्जाम्पल्स हम देखिए एग्जाम्पल में ये CHO है, ये CHO है, ये ग्लाइऑक्सल है, दोनों इसके CHO इक्विवेलेंट है। अगर हम CHO को ऐसे करें, ऐसे एक और CHO ऐसे रख दें तो यह भी CHO इक्विवेलेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO ये C है ऐसा और ये CHO, ये भी CHO इक्विवेलेंट है, दोनों ये भी दोनों इक्विवेलेंट है। ये देखिए यह भी इक्विवेलेंट है बेंजीन का, यह भी इक्विवेलेंट है। और जब सभी इक्विवेलेंट हैं तो कोई CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कोई रिड्यूस हो जाएगा विदाउट एनी प्रिफरेंशियल चॉइस के। तो अगर इसका रिएक्शन NaOH से करते हैं, NaOH के साथ 50% NaOH के साथ अगर इसको हीट करते हैं तो ये दोनों में एक को मान लिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑक्जेलेट आयन बना देगा, दूसरा पार्ट रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना देगा। उसी तरह से इसका देखिए NaOH 50% ले लीजिए, कंसंट्रेटेड रखना है, हीट एक को कर दीजिए ऐसे। मान लिया ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, नीचे वाला रिड्यूस हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी है NaOH 50% और हीट करना है। मान लिया ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो गया, नीचे वाला रिड्यूस हो गया ऐसा। और भी चाहे तो जरा सा पाली फंक्शन में ले लें, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कोई ले लें, जैसे ये है नेप्थलीन है, नेप्थलीन के यहाँ पर 1 पोजीशन पर CHO कर दीजिए, यहाँ पे CHO कर दीजिए, तो दोनों CHO ग्रुप भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर इसको 1 माने तो यह पोजीशन 8 हो जाएगा कार्बन की, अगर इसको 1 मानते हैं तो 8 हो जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसको भी हम 50% NaOH के साथ हीट करेंगे, तो कोई को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, किसी को रिड्यूस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी इक्विवेलेंट हैं।
सभी इक्विवेलेंट का मतलब सभी एल्डिहाइड ग्रुप इक्विवेलेंट हैं। मान लिया इसको रिड्यूस कर दिया और इसको कार्बोक्सिलेट आयन बदल दिया ऐसा। उसी तरह का एक एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, जैसे बाइफिनाइल ले लीजिए ऐसा। बाइफिनाइल में आर्थो पोजीशन पर CHO लगा दीजिए, ये बाइफिनाइल हो गया। यहाँ CHO कर दीजिए, यहाँ पर CHO कर दीजिए। दोनों CHO इक्विवेलेंट है, किसी को ऑक्सीडाइज कर दिए, किसी को रिड्यूस कर दीजिए। ये 50% NaOH हीट करना है, किसी को ऑक्सीडाइज कर दिए, किसी को रिड्यूस कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी CHO ग्रुप एक जैसा है। मान लिया इसको CH2OH कर दिया, अल्कोहल में बदल दिया, इसको कार्बोक्सिलेट आयन में बदल दिया, ये पूरा हो गया। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को अगर एग्जाम्पल नंबर 1 माने, एग्जाम्पल नंबर 2 करें, एग्जाम्पल नंबर 3 माने, एग्जाम्पल 4 करें, इसको एग्जाम्पल 5 करें, तो इन सभी 5 एग्जाम्पल्स में जो दोनों CHO ग्रुप हैं वे इक्विवेलेंट है। किसी का रिडक्शन होगा, किसी का ऑक्सीडेशन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इन दीज एग्जाम्पल्स all the CHO groups are equivalent. In these examples, all the CHO groups are equivalent. Hence, anyone may be reduced or oxidized. Anyone may be reduced or oxidized without any preferential choice. Without any preferential choice. कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन रिड्यूस करेगा, उसका कोई प्रेफरेंशियल चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी दोनों जो CHO ग्रुप्स हैं वे इक्विवेलेंट हैं। अब मैं आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा जिसमें CHO ग्रुप इक्विवेलेंट नहीं है। तो दूसरे कैटेगरी का एग्जाम्पल होगा, तो लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स where both CHO groups are not equivalent or not equivalent। तब इसमें प्रेफरेंशियल चॉइस होगा ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए। तो ये नोट करना है, that CHO group is oxidized where electron density at the carbonyl carbon is लो। जिस पर लो होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा और जिस पर मोर हुआ वह the one which has more electron density comparatively is reduced to alcohol, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, और जहाँ पर मोर है जिसकी कंपेरिजन में वो रिड्यूस हो जाएगा। आप एग्जाम्पल द्वारा देख लेंगे। हम सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। आर्थो 1,2 बेंजीन डाइल का, जैसे ये बेंजीन है, ये आपका CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, CHO ग्रुप को यहाँ पर ऐसे, ये CHO ग्रुप है, आप ऐसे लिख सकते हैं। बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर 2 CHO ग्रुप लगे हैं, और हम यहाँ पर इसकी पोजीशन में मेटा बनाता हूँ, ये NO2 ग्रुप लगाता हूँ ऐसा। तो ये NO2 ग्रुप आने से ये दोनों जो CHO ग्रुप हैं, इनका जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर इसके न रहने पर था, वो अब इक्विवेलेंट कैरेक्टर नहीं रहेगा, बदल जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करेगा और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करेगा। आर्थो पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करता है NO2 ग्रुप, और पैरा पर करेगा। तो पैरा से लगा हुआ जो यह CHO ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और यह जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यह जो कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बोनाइल कार्बन की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि इसका कैरेक्टर ऐसा है, आप जानते हैं, ये स्लाइटली निगेटिव रहता है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, और कम हो जा रहा है, ये स्लाइटली निगेटिव है और ये स्लाइटली पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव कैरेक्टर कम नहीं हो रहा, तो रिजल्ट क्या होगा कि NaOH लेंगे आप 50%, या इससे ज़्यादा हीट करेंगे तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO ऐसे, ये ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेट आयन बनाएगा, ये आपका रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा। इस पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप आ गया, ऐसा बन जाएगा। यदि हम इसको चेंज कर दें, इसका कैरेक्टर हम कम कर दें, यहाँ पर NO2 की जगह पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, तब क्या होगा? ये आपका OCH3 है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थो पर बढ़ाएगा, आर्थो पर बढ़ाएगा और पैरा पर बढ़ाएगा। यहाँ बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और ये CO दोनों का एक जैसा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिए ऊपर का जस्ट अपोजिट है, ऊपर के मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन इसमें रिड्यूस हो रहा है। इसका प्रभाव किसके कारण पड़ा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को रेज कर रहा, और यहाँ पर क्या कर रहा था? NO2 ग्रुप कम कर रहा था। तो रिजल्ट हो जाएगा NaOH 50% हीट करना है, ये आपका ऊपर वाला रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कैनिजारो रिएक्शन का जो सिंपल मैकेनिज्म बताया था वही मैकेनिज्म काम करेगा, वो डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अब देखिए दोनों का अपोजिट नेचर होगा, अपोजिट कंपाउंड बन गया। अब हम एक एग्जांपल और देंगे आपको, जिसमें बाइफिनाइल सिस्टम लेंगे। जैसे आपने यहाँ ये बाइफिनाइल है, ऐसा आपको मालूम होगा कि ये फिनाइल रिंग जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऐसा यहाँ पर CHO कर दीजिए और यहाँ पर CHO कर दीजिए। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रिंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है रिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ बढ़ाएगी? आर्थो पर बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ा सकता है और यहाँ बढ़ा सकता है।
तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो यह क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। NaOH 50% ये रिड्यूस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। हीट कर दीजिए तो ये आपका CH2OH हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फिनाइल बेंजीन रिंग है ये या तो पैरा डायरेक्टर है, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगा। तो भी एक एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दिए थे नेफ्थलीन का, 1-8 पोजीशन पर CHO ग्रुप था, उसको मैंने ऐसे लिख दिया CHO है और यहाँ पर CHO है। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर पहला पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए, इसके पहला पोजीशन पर OCH3 ग्रुप लगा दीजिए और इसका प्रोडक्ट आपको बताना है NaOH 50%। हीट करिए, आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिलीज होगा। इसमें मेन भूमिका किसकी होगी, ये CHO, ये जो सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पर लगे हुए इनकी भूमिका होगी। तो यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसा खींचेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जब कमी हो जाएगी तो यह जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है तो रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा। इस तरह से आपको देखना होगा। CH2OH, इसको मैं ऐसा करके लिखता हूँ COO, ऐसे तो करेक्ट करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ये आपका CH2OH कर दिया। इस तरह से यहाँ पर OCH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे NO2 ग्रुप आ गया। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैंने समझा दिया। एक एग्जाम्पल्स और हैं जो कीटो एल्डिहाइड से संबंधित है, कीटो एल्डिहाइड से संबंधित। अगर एक कंपाउंड ऐसा सोच कर दिया आपको, दूसरा जैसे यहाँ पर CHO है, यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर हम OCH3 लगा दें, OCH3 यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा दें रिंग के अंदर, जैसे CH3 ग्रुप लगा दें, CH3 ग्रुप लगा दें, ऐसा देखिए। ये अभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपने पैरा पोजीशन पर बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पैरा पोजीशन पर यहाँ बढ़ाएगा और ये अभी CH3 ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पर बढ़ाएगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है और यहाँ पर प्लस M इफेक्ट है, रिजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट के कारण बढ़ा रहा है। तो दोनों में कौन ज़्यादा बढ़ा देगा, ये ज़्यादा बढ़ाएगा क्योंकि प्लस M इफेक्ट ये डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स को के ऊपर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पर के ऊपर भारी पड़ता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, नो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगा और यहाँ पर मोर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर। रीजन क्या है कि यहाँ पर रिजोनेंस इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि यह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है और यह हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो जहाँ यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऊपर वाला रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एक बढ़िया सवाल था, इसको दिमाग में रखिएगा।
नीट और जेईई के सवाल जो हैं एडवांस लेवल के इस तरह के ही पूछे जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अब मैं लास्ट एग्जांपल देने वाला हूं। इन केस ऑफ एरोमेटिक कीटोएल्डिहाइड्स, इन केस ऑफ एरोमेटिक कीटोएल्डिहाइड्स में ये आपका फिनाइल लगा दिया, यहाँ पर CO लगा दिया, यहाँ पर CHO कर दिया, 50% NaOH से हीट किया। ये दो हैं, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये pH हो जाएगा, CHOH हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलेटाइन बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। ये कीटोएल्डिहाइड है, फिनाइल ग्लाइकोल इसको कहेंगे, फिनाइल ग्लाइकोल। इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर ही है, एक ही मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ये आपका pH हो गया, CO हो गया, COH हो गया, ये NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, बेस से मिलता है, हीट किया जाता है इसको, ये यहाँ पर ये सब बनेगा। तो ये आपका एक CO बन गया, ये निगेटिव हो गया, इसको H कर दीजिए, OH को इधर कर लीजिए। ये आपका एडक्ट एनाइन हो गया, एडक्ट एनाइन। ये फास्ट रिएक्शन होता है, रिएक्शन फास्ट होता है। अब दूसरा स्टेप देखिए, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। ये ट्रांसफर होता है, ये स्लो है, स्लो स्टेप है, ये रेडिटर्मिनिंग स्टेप है। तो यहाँ से हाइड्राइड आयन यहाँ शिफ्ट करेगा, ऐसा बनेगा और ये ऐसे बैक टू पैविलियन हो जाएगा। तो ये pH हो गया, निगेटिव हो गया, हाइड्राइड आयन यहाँ अटैच हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, OH हो गया। अब फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा यहाँ का। अब प्रोटॉन ट्रांसफर, ये प्रोटॉन यहाँ पे चला आएगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म हम पढ़ा चुके हैं बहुत डिटेल में, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन संपन्न कर दिया। थैंक यू वेरी मच।